कुवैत पर ईरान की तरफ से हमला किया गया हो, बहरीन पर बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया, और इन सब के बीच सबसे बड़ी जो खबर है वो ये खबर है कि तल अवीव पर एक बार फिर से ईरान ने पूरी ताकत के साथ बड़ा हमला किया है। इस पूरी जंग का मंजरनामा क्या कुछ है, इस वक्त अपडेट क्या कुछ है, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथी विशाल आजम भी जुड़े हुए हैं, जो पल पल मशरिक़ वस्ता की जो खबरें हैं और जंग के जो हालात हैं उस पर इनकी निगाहें टिकी रहती हैं। विशाल, किस तरह से अब जंग छठे रोज में एक तरह से दाखिल हो गई है, और अभी तक हमने इस जंग में देखा है कि जितनी मजबूती के साथ इजराइल और अमेरिका ने वार किया था, शुरुआत इस जंग की थी, उसी तरह से कहीं ना कहीं एक जवाबी वार ईरान की तरफ से भी हो रहा है। तो अभी तक की इस जंग को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हुराना, हम हैं या आप हैं, हम सब लोग लगातार जो डेवलपमेंट्स है वहाँ उस पर नज़र रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अब हुराना हम लोग जो भी वीडियोस बनाते हैं या जो कंटेंट देते हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं उनका काफ़ी इसको सपोर्ट मिल रहा है। नाज़रीन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके वीडियोस देख रहे हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमारे और भी साथी वीडियो देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों के जहन में जो सवाल है वो यही है कि इस जंग का अब क्या हुआ, क्या ये जंग जो है अभी रुक जाएगी या क्या ये जंग लंबी खींचेगी, और उससे बड़ा सवाल ये कि इस जंग में किसका पलड़ा भारी है, यही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अबू हुरैरा, जो आपका सवाल था उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि जंग में जो है मुकम्मल या यकीनी अभी वो सिचुएशन है ही नहीं कि किसी की हार बताई जाए या किसी की जीत बचाई जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो पूरी दुनिया के अवाम में एक बात जहनों में बैठी हुई थी कि अमेरिका एक सुपर पावर है और इसराइल जो है उसके पास ऐसा दिफाई निजाम है कि उसके ऊपर कोई अटैक कर ही नहीं सकता, ये जो सोच थी ना, और ये जो इसको लेकर के जो एक बड़ी बड़ी बातें की गई थी, उसकी जो है बिल्कुल आप समझिए कि वो उसका छीछा लेदर हो गई है। मतलब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं, मतलब वो तार हो गया है। रात भर अबू हुरैरा, आप यकीन मानिए, आपने खुद वीडियो बनाया, रात भर तेल अवीव के आसमान पर जो आसमान जो है वो लाल नजर आया, और रात भर सायरन बजते रहे। आप सोचें कि रात भर तेल अवीव जो इसराइल की राजधानी है, रात भर वहां सायरन बज रहा है, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, शेल्टर में जा रहे हैं, थोड़ी देर के इत्मीनान हो रहा, लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, फिर से सायरन बजने लगता है, फिर इसराइल के आसमान पर ईरानी मिसाइल गिरने लगती है। तो अबू हुरैरा, शॉर्ट पे फिलहाल जवाब यही फिलहाल है कि ईरान हमले से पीछे बिल्कुल नहीं हट रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान को भी हमले बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, ईरान में भी इमारतों को तबाह होना पड़ रहा है। लेकिन ईरान ने जो तबाही इसराइल में मचाई है, चाहे हाइफा चाहे तेल अवीव, वो इससे पहले शायद उन 12 दिनों में भी नहीं देखी गई थी जो अब तबाही मचाई जा रही है। हाँ, बिल्कुल विशाल, ये बात तो बिल्कुल सही आपने कही, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें जिस तरह से इस जंग पर टिकी हुई थी, और ये माना जा रहा था, बल्कि माना क्या जा रहा था, ये चीज बिल्कुल दुनिया के सामने सच्चाई है कि ईरान एक तरफ बहुत कमजोर मुल्क जिस पर हमेशा पाबंदियां रही हो, और किसी ने यह नहीं सोचा था, बल्कि इससे पहले की जो जंग इजराइल के साथ हुई थी उस वक्त भी इजराइल ने नहीं सोचा था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ एक तरह से जवाब देगा। तो इसी का तो नतीजा था ना, याद है ना, हमारे नाज़रीन को भी याद होगा कि 12 दिन होते होते जो आम जुबान में हम कहते हैं ना कि इसराइल हांफने लगा था। बिल्कुल। और वो अमेरिका के सामने उसने गिड़गिड़ाया कि भाई जंगबंदी करा दो, और अमेरिका के पहल पे फिर जंगबंदी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इसी वजह से जंगबंदी हुई थी, क्योंकि बेंयामिन नेतन्याहू एक तरह से पूरे चारों तरफ से घिर गए थे, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब जंग से पैर कैसे वापस एक तरह से हटाया जाए। तो अमेरिका बीच में आता है, मुदाखलत करता है, सालसी करता है, और उसके बाद ये जो जंग का खात्मा हुआ था सबको इसके बारे में पता है। अमेरिका बीच में आया, उसने सालसी भी की, लेकिन आप ये देखिए कि उस वक्त आपको याद होगा बुराना, हम लोग तो कर ही रहे हैं, लगातार खबरें दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बंकर बस्टर जो गिराए थे B-2 बॉम्बर से नतांज, फर्दो और इस्फहान में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद आकर के मीडिया के सामने यह कहा था कि हमने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का उससे डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आखिर वही डोनाल्ड ट्रंप है ना, वही अमेरिका है ना, वही ईरान है, वही दुनिया है। तो फिर अब अमेरिका अगर यह कह रहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप नहीं होने देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि अब या तो आप पिछली बार झूठ बोल रहे थे, आपने गलत बात दुनिया के सामने रखी थी, या अब आप झूठ बोल रहे हैं। तो अमेरिका में कैसे डोनाल्ड ट्रंप बार बार यू टर्न ले रहते नजर आ रहे हैं, ये भी हम सामने देखा। अब मैं आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मुझे ये बताइए अबू हुरैरा कि जो हमले हुए तो ऐसा माना गया कि एक तरफ तो देखिए इनकी मक्कारी देखिए, मतलब जो मुबस्सिरीन कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका जो है वो ईरान के साथ
बिल वास्ता मुज़ाकरात में शामिल था। ये मुज़ाकरात चीन में एक इंडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत हुई थी, फिर मस्कत में हुई, फिर जेनेवा में हुई, बातचीत हो रही है और दूसरे ही दिन जो है उसने अटैक कर दिया। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं कि अमेरिका और इसराइल, उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि अगर हम टॉप लीडरशिप का खात्मा कर देंगे, चाहे आयतुल्लाह अली खामनेई या फिर उनके जितने भी मुशीर हैं या अलग अलग शोबे के, तो उसके बाद ये बिल्कुल जो है उनकी जीत हो जाएगी। आपको अब क्या लग रहा है? जंग के छठा दिन में दाखिल हो चुका, क्या आपको लग रहा है कि वो उसमें मकसद में कामयाब हुए? नहीं, जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है, इसमें देखिए आपने 2-3 सवाल असल में एक तरह से कर दिए, तो मैं शुरुआत बल्कि यहां से करूंगा, क्योंकि अमेरिका का और इजराइल का एक तो दोगलापन, और इससे पहले भी चाहे वो हमास की बात कर लें या मशरिक़ वस्ता की दूसरी जो ताकत है या फिर ईरान की बात कर लें, हाँ। अब ये असल में इजराइल या अमेरिका इस ताकत पे कोई भरोसा नहीं करते। आप देखिए गजा में क्या हुआ, कई बार जंगबंदी हमास और इजराइल के दरमियान हुई, लेकिन हमेशा इजराइल ने एक तरह से जंगबंदी की और उसके बाद जंगबंदी एक तरह से तोड़ दी और अचानक उसने अटैक गजा पर शुरू कर दिए। कुछ ऐसा ही कुछ जंगबंदी तो तोड़ी ही तोड़ी, लेकिन आप ये देखिए, फिर से मैं याद देना चाहूंगा कि कतर के दोहा में जब टॉप लीडरशिप ईरान हमास की वहां मौजूद थी, तो इसराइल ने वहां पर मिसाइल दागे थे। ठीक है, उस दौरान भी बातचीत का मरहला जारी था। उस दौरान भी हमास की और इजराइल के बीच में जो वफद था, उस दरमियान बातचीत कंटिन्यूएशन में था, और उसी बातचीत में हमास क्या मुद्दों को रखेगा उसको लेकर हमास की अपनी बैठक थी दोहा में, उस पर इसराइल ने हमले कर दिए थे। मतलब आप बातचीत का एक बहाना, एक चादर फैलाते हो और लोगों को गुमराह करते हो, यह बताना चाहते हो कि हम बातचीत कर रहे हैं, वी आर वेरी ट्रू, वी आर नॉट वॉर लविंग, वी आर डायलॉग लविंग। लेकिन होता क्या है कि आप सामने वाले को गुमराह करने की कोशिश करते हो, एक तरफ बातचीत में उलझा करके, और फिर आप हमले कर देते हो। नहीं, तो बिल्कुल इनका असल में रवैया शुरू से देखिए यही रहा है, और यह कहा जाता है कि जो हम लोग आमतौर से कहते हैं कि यहूदियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी धोखा दे सकते हैं, तो ठीक यही एक तरह से हुआ, चाहे अमेरिका की बात कर लें या इजराइल की बात कर लें। गजा की लड़ाई में अक्सर यह देखने में आया, और इससे पहले फिर आप देखिए कि जब जब इनके साथ मतलब बात की गई, कि तस्फिये की बात की गई, या फिर यह हुआ कि जंगबंदी की बात हो, हमेशा इन्होंने एक तरह से धोखा दिया है। और इस बार भी आप देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि लगातार बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन उसी बीच में अचानक ही अटैक कर देते हैं, जबकि ईरान की तरफ से विशाल ये बार बार बयान आया कि बातचीत बहुत अच्छे अंदाज में हो रही है, एक अच्छे रुख पर एक तरह से बातचीत चल रही है और किसी नतीजे पर हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन उसी बीच क्या होता है कि अमेरिका, देखिए ये बात सिर्फ ईरान की तरफ से नहीं थी, ईरान ने तो कहा था, आपको याद होगा, जो मीडिएटर था वहां पे मस्कत के जो उसको मेडिएशन कर रहा था, जी जी, स्टीव विटकॉफ अमेरिका की तरफ से थे, जो डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं और सफीर हैं स्टीव विटकॉफ, और इधर से आपके जो है जो ईरानी अमला था, उसमें खासतौर से विदेश मंत्री का जिक्र अक्सर आता है, नाम लारिजानी और सभी। हाँ, जी जी। तो अब रही बात यह कि जब ये सब बातचीत हो रही है, तो जो मेडिएशन करा रहा है वो ये कह रहा है कि बातचीत कामयाब है, और जो मस्कत के यानी ओमान के जो एक वजीर हैं, वजीर खारजा, यस, उन्होंने ये कहा, उनका ये स्टेटमेंट है कि ईरान बहुत हद तक अपने न्यूक्लियर मामले पर वो राजी था, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद फिर यह हमला हो जाता है। दरअसल नियत का पूरा मामला है विशाल। यहां पर आप देखिए कि न तो इजराइल की नियत साफ है और ना ही अमेरिका की नियत साफ है, और जो इससे पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि दरअसल ये पूरा मंसूबा है इजराइल का, ग्रेटर इजराइल का, और उस ग्रेटर इजराइल के रास्ते में जो एक बड़ा रोड़ा है मशरिक़ वस्ता में, वो दरअसल ईरान है, और ईरान को कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ इजराइल हटाना चाह रहा है, और इसी वजह से पूरी जंग छेड़ी गई है। बाकी वो तो सब बहाने हैं, जिस तरह से आपने बहुत अच्छी अभी मिसाल दी कि एक तरफ जहां 12 दिन की जंग हुई थी तो अमेरिका ने कहा था कि B-2 बॉम्बर गया है और जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ईरान के वो तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं, और उसके बाद अब फिर एक बार न्यूक्लियर प्लांट्स ईरान के अंदर पैदा हो गए, कहां से यूरेनियम पैदा हो गया, तमाम चीजें। तो ये तो एक तरह से अमेरिका और इजराइल का बहाना है, दरअसल सिर्फ और सिर्फ ईरान को मिटाना है इनका जो मकसद है। ये इनकी नापाक दरअसल जो नियत है वो यही है कि ईरान को इस खित्ते से हटाया जाए, बल्कि और मशरिक़ वस्ता में दूसरी और जो ताकतें हैं, दूसरे और जो ममालिक है, ये तो सब अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू है।
जो शेख हैं, चाहे उसमें सऊदी अरब हो, चाहे उसमें दुबई हो, कुवैत हो, यूएई हो, कतर हो, सभी की हालत तकरीबन एक जैसी है। तो ऐसे में ये तो जो हमला किया गया है तो सिर्फ बहाना बनाकर हमला किया गया, वरना एक तरफ बातचीत भी चलती और दूसरी तरफ आप हमला कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी नीयत जो है एक तरह से बेहतर नहीं। देखिए, मुझे आपकी इन तमाम बातों से बस एक लाइन मेरे जहन में आ रहा है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। यानी जो मुझे कत्ल करने का इरादा रखता है या जो मुझे बार बार अपने इरादों से कत्ल तो कर ही रहा है, वही मेरा मुंसिफ है। तो मुझे आप ये बताएं कि जब आप खुद अभी ये कह रहे हैं वो हम सब जान रहे हैं इन बातों को कि ईरान को छोड़ के जो जितने अरब ममालिक हैं, क्या उन्हें यह नहीं पता है कि इसराइल के मिनिस्टर्स बार बार ये कहते रहे हैं कि हमें ग्रेटर इसराइल बनाना है? क्या उन्हें ये नहीं पता? नेतन्याहू इस बात को कहते हैं, बिल्कुल, जी जी। तो जब वो बाकायदा उन्होंने नक्शा दिखाया सबके, बार बार ये कह रहे हैं, अच्छा क्या वो उनको ये नहीं पता है कि न सिर्फ वो कह रहे हैं बल्कि कर रहे हैं? अभी आप देखिए, एक तरफ दुनिया ईरान जंग में मुलविस है ना, कि ईरान जंग में ईरान में क्या हो रहा है, इसराइल क्या हो रहा है, और इसराइल क्या कर रहा है? लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किया जा रहा है। क्या मकसद है? क्योंकि उसको अपनी सरहद को इसराइल से और आगे लेबनान की तरफ बढ़ाना है। लेबनान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं इसराइल की जानिब से। अब आप देखिए कि जब ये ग्रेटर इसराइल का ये जब आपको पता है, और जो आप कह रहे हैं कि जो इस मतलब जिन्होंने इसराइल के बारे में उनके नियत को समझा है या कुछ तारीखी जिनके पास मुताला है उनको मालूम है, तो आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अरब ममालिक, उन्होंने अमेरिका को बुला रखा है कि वो हमारी हिफाजत करेगा, जबकि अमेरिका जो है इसराइल की मदद कर रहा है, और वही अमेरिका की वजह कर आज इनके मुल्क खुद अपने जो है इनके ऊपर खतरा आन पड़ा है। इनके कितने तनसीबात पर और होटलों पे और यहाँ वहाँ हमले हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं? अमेरिका की वजह से हो रहे हैं। जब पूछिए अमेरिका को, इन्होंने इतने पैसे खर्च करके उन्होंने अड्डे बना रखे थे। तो ये तो वही बात हो गई ना कि जिसे मैं अपना जज समझ रहा हूं कि वो हमारे लिए हक में फैसला करेगा, दरअसल वो तो मेरा कातिल है। और विशाल, आप देखिए कि अमेरिका के जो झूठ की बात है या इजराइल के जो झूठ या उनकी जो नियत की बात है, आप देखिए कि अभी ईरान में जो बच्चियों के स्कूल पर जो हमला हुआ था, व्हाइट हाउस से जो खबर आई, आपने भी वो खबर पढ़ी होगी, सुनी होगी, कि व्हाइट हाउस अब उस खबर की तरदीद कर रहा है कि हम निहत्तों पर या जो शहरी इलाके हैं या लोगों पर, आम लोगों पर हमले नहीं करते, और ये हमला दरअसल हमने नहीं किया है। पूरी दुनिया देख रही है, कैमरे पर ये इस तरह के हमले हुए जो तस्वीरें आई हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका और व्हाइट हाउस एक तरह से झूठ बोल रहे हैं। तो मतलब एक हद हो गई है, और डोनाल्ड ट्रंप तो दरअसल इसके लिए मशहूर ही है, और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से जब 28 फरवरी को अटैक ईरान पर किया गया, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद किया गया, उसी दिन बच्चियों के स्कूल पर इतना बड़ा हमला होता है। पूरी दुनिया एक तरह से, जिसने देखी तस्वीरें देखी, उनके रोंगटे एक तरह से खड़े हो जाएंगे। उस पर भी अमेरिका अब झूठ एक तरह से बोल रहा है, लीपापोती एक तरह से अमेरिका की तरफ से की जा रही है। उसमें सिर्फ अमेरिका नहीं, ये दरअसल देखिए अमेरिका के नाम का, अमेरिका के वसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें बहुत बड़ा जो उसमें जो देखिए जो एग्जीक्यूशन जो है ना अब हो रहा, वो इसराइल का है। ये इसराइल की साजिश है। जो इसराइल 70,000 में से तकरीबन 30,000 बच्चों को मारने में गजा में उसके हाथ नहीं कांपे, उसके जो है सोच में कोई तब्दीली नहीं आई, उसके लिए ये 160 बच्चियां क्या हैं? बिल्कुल, ये इसराइल की खालिस्तानी है। और उसी दिन, जिस दिन 28 फरवरी को अलग सुबह जो दिन में ही ये तमाम सब कुछ हुआ था, दिन दहाड़े हुआ था, उसी दिन ये जो ईरान का शहर मिनाब है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ईरान के मिनाब शहर में ये हमला हुआ था, जो एलिमेंट्री स्कूल था। एलिमेंट्री स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी उम्र ही 10 से 12 साल मैक्सिमम होती है। तो 12 साल से कम उम्र की बच्चे, जिसमें 5 साल से या 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं, 165 बच्चियों की मौत होगी, और कुछ उनके असातिज़ा और उनके टीचर साथ में थे। दुनिया ये तस्वीर देख रही है, लेकिन दुनिया का जो दो रंगापन है ना, दो रंगापन, दो रवैया, वो आप भी देख रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल। और विशाल, एक चीज और जो बहुत जिसका जिक्र हो रहा है, और जो माहिरीन से हमने सुना भी, या जो चीज हम देख भी रहे हैं, कि पिछले दिनों जो एक फाइल्स का मामला आया था, एपस्टीन फाइल का जो मामला आया था, कि दरअसल उसे छुपाने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े राज उसके अंदर छुपे हुए थे, और इस पूरे मामले को दरअसल ढकने के लिए एपस्टीन फाइल्स का मामला, जिसमें जो सर्वा थे वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ही थे, उन्हीं का नाम सबसे ज्यादा आ रहा था। तो इस पर पर्दा डालने के लिए, और बड़ी बड़ी शख्सियात उसमें थी, सिर्फ अमेरिका और इजराइल के ही लोग इसमें शामिल नहीं थे, बल्कि दुनिया भर की बड़ी शख्सियात के नाम एक तरह से आ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो सबसे ज्यादा इसमें आ रहा था। तो कहीं ना कहीं उसे ढकने के लिए, उधर से जहन हटाने के लिए दरअसल ईरान पर यह एक तरह से हमला किया गया। और फिर आप देखिए कि सिर्फ इन फाइल्स को छुपाने के लिए नहीं, या जहन भटकाने के लिए नहीं, बल्कि एक तीर से कई निशाने एक तरह से साधे गए।
देखिए निशाना जहां तक, अब जब आप बात ग्रेटर इसराइल की जब कर ही चुके हैं तो अबू हुरैरा आप समझ लीजिए कि वो तीर भी किसी एक खास जगह से ही छोड़ा जा रहा है और निशाना भी किसी एक खास जगह ही से लगाया जा रहा है, लेकिन उस तीर को छोड़ेगा कौन, उसके छोड़ने के लिए बहुत सारे देश जैसे अमेरिका या उन लोगों का इस्तेमाल कर लिया जाता है, और उस तीर के साथ निशाने पर कौन होगा उसके लिए तो खैर टारगेट आपको बता रहे हैं वो तय ही है। आप ये समझ लीजिए कि जो सेनेटर्स हैं, जिन्हें हम आमतौर से यहाँ अपने यहाँ सांसद बोलते हैं या मेंबर पार्लियामेंट बोलते हैं, जो अमेरिकी सेनेटर्स से कई सेनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने हालिया 2 दिन पहले उनका बयान आया है कि आप ग्लोब के दूसरे हिस्से के एक देश पे बॉम्बिंग करने से आपके ऊपर जो एप्स्टीन फाइल का खतरा मंडरा रहा है उससे आप नहीं बच सकते। बिल्कुल, ये सीधा उनका स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पे दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग भी खबरों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। तो हम लोग भी किसी रिपोर्ट के हवाले से ही बात कर रहे हैं और उस रिपोर्ट में ये बातें सामने आ रही हैं कि दरअसल कोशिश ये है, मौजूदा जो बरसे इक़्तिदार जमात या बरसे इक़्तिदार जो अमेरिकी सदर हैं कि वो चाह रहे हैं कि दुनिया क्या या अमेरिकी आवाम का ध्यान जो है कहीं और शिफ्ट किया जाए और वो जो फाइल का आप जिक्र कर रहे हैं उससे लोगों का ध्यान हट जाए। इस पर एक बात तो खैर है ही। अब आते हैं कि अबू हुरैरा आज क्या कुछ हो रहा है, मतलब IRGC क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें भी दो राय नहीं है कि अमेरिका और इसराइल, देखिए अमेरिका के पास ताकत है, इससे इनकार तो किया नहीं जा सकता। बिल्कुल। और बेशक अमेरिका ने जब इतना ज्यादा ताकत उसने लगाई है, इतने ज्यादा 2 फ्लीट, इतने बड़े बड़े फ्लीट है, USS अब्राहम लिंकन या गेराल्ड, अब्राहम लिंकन तो खैर थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन सवाल यह है कि मैं जानना चाहता हूं कि अभी भी ये कितनी बड़ी चुनौती है और या कितना नुकसान ईरान का इसमें हो पा रहा है, क्या है रिपोर्ट? नहीं, ईरान का तो देखिए बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान। अमेरिका की तरफ से जो खबर आई है इसराइल की तरफ से कि अब तक तकरीबन 1000 लोगों को मतलब अब तक मारा जा चुका है, जिसमें पासदारान इनकलाब के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी हैं और इसके अलावा आम लोगों की एक बड़ी तादाद है। और इनमें 1000 लोगों में मैं तो मान के चल रहा हूं कि 200 तो वो मासूम और नन्हे वो तालिबात हैं जिन्हें दिन दहाड़े जिनका कत्लेआम एक तरह से किया गया है। तो 1000 लोग मारने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट है, मैं बस आपको उसमें वैल्यूएशन कर रहा हूं, उसमें जो ईरानी जो ऑफिशियल जो जानकारी जो आई है ईरान प्रेस रिलीज, उसमें यह बात कही गई है कि 8 अस्पतालों को अब तक अमेरिका इसराइल के ज्वाइंट हमलों में ईरान में निशाना बनाया गया है। 8 अस्पतालों को, तो जाहिर सी बात है कि अस्पताल में भी काफी लोग होते हैं, अस्पताल का हमला होता है, अस्पताल में मरीज होते हैं, उनके तीमारदार होते हैं, तो उनकी अगर आप काउंट कर लें और 8 अस्पताल पे हमले का मतलब क्या हो गया कि जो वहां दाखिल हैं, जो वहां भर्ती हैं, उनके लिए तो मुसीबत आई ही आई, और जो लोग आइंदा आ सकते हैं अस्पताल में इलाज के लिए उनके दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद हो गए। कुछ ऐसा ही मतलब जो हाल गजा में हुआ है कि ना तो वहां पर स्कूल छोड़े गए, ना तो अस्पतालों को बख्शा गया, ना मजहबी मकामात को छोड़ा गया, पूरा का पूरा गजा एक तरह से देखिए नेस्तनाबूद हो गया। तो अब ईरान को भी विसाल ये मानकर चलिए कि दूसरा गजा बनाने के दरअसल ये इजराइल और अमेरिका की प्लानिंग है मशरिक वस्ता में, क्योंकि फिलिस्तीन एक बड़ी रुकावट थी और उसके बाद ग्रेटर इजराइल जिसकी हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे पूरा मंसूबा इजराइल और अमेरिका का यही है। तो जिस तरह से गजा को तबाह बर्बाद किया गया है, अब निशाने पर ईरान है, और अब से नहीं, ईरान एक लंबे जमाने से रहा है निशाने पर रहा है। लेकिन अब हो रहा है, एक छोटी सी बात एंड करने से पहले, आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं कि देखिए ईरान अभी भी फाइट कर रहा है अभी तो, और जैसा कि ईरान का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है। हाँ, ईरान कह रहा है कि जो हमारे स्टॉक पाइल हैं, जो हमारे स्टॉक में जो सबसे ज्यादा पुराने या छोटे थे, उनको पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तो हमारा मेन हथियार बाकी है। एक तो ये देख लीजिए। अब आप देखिए दुनिया की जो किस तरह से शबबंदी हो रही है, स्पेन ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक तरह समझिए कि उन्होंने बगावत कर दी एक तरह से कि भाई नो टू वॉर। स्पेन कह रहा है कि मुखालिफत की, बिल्कुल, जो कनाडा हो गया, स्पेन हो गया, बहुत सारे ममालिक हैं। यूके का थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है, कभी हाँ कभी ना वाला। रशिया और चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग खुल के कंडेम तो कर ही चुके हैं, कई बार बयानात आ चुके हैं, और यहां तक बात आ रही है कि चीन जो है सॉफ्टवेयर से और टेक्निक से और जो मॉडर्न सिस्टम है कम्युनिकेशन का, रडार का, डेटा का, उससे काफी मदद कर रहा है, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन से काफी मदद कर रहा है। कुछ ऐसे खबर नॉर्थ कोरिया से भी आई थी, है ना, नॉर्थ कोरिया से भी। तो नॉर्थ कोरिया तो पता नहीं, अब उसमें मैं उसकी सदाकत की बात नहीं कर सकता, बट किम जोंग के हवाले से खबर आ रही है कि अगर ईरान ने मतलब मदद चाही तो मैं तैयार हूं। अब पता नहीं उसकी हकीकत क्या है, लेकिन ये जरूर है कि वो आवाज वहां से आती रहती है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक खामोशी है ना अबू हुरैरा, फिर वहीं आ रहा हूं, वही आपका मिडिल ईस्ट, वही सऊदी अरब, वही कुवैत, बहरैन, कतर, यहां क्या हो रहा है, उर्दन, यहां क्या हो रहा है?
यही जो ममालिक हैं दरअसल यही खुलकर सामने नहीं आ रहे ना, और यही एक तरह से ईरान के खिलाफ एक तरह से आप कह लीजिए कि अभी तक की जो लड़ाई में तो ईरान के खिलाफ ही एक तरह से पूरे गल्फ के जो कंट्रीज हैं वो एक तरह से खड़े हैं। तो कुल मिलाकर ईरान तो अभी तक पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है, लेकिन कितने दिनों तक मजबूती के साथ ईरान खड़ा रहेगा इजराइल और अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के सामने, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन जिस तरह से विशाल आपने कहा, ये बहुत इससे उम्मीद एक तरह से बढ़ती है कि कई बड़े ममालिक ऐसे हैं जो आज भी ईरान के साथ एक तरह से खड़े हैं और दुनिया इस हकीकत और सच्चाई को एक तरह से समझ रही है। विशाल, फिर किसी मौके से हम इस पर बहुत तफसील से बात करेंगे। बहुत अहम मुद्दा है और ये जंग तो अभी शुरू हुई है। कहां तक ये जंग जाती है, कहां पर एक तरह से जो मिसाइल और बम की जो गरज और धमक है ये रुकती है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम जो नाज़रीन जो हमारे साथ लगातार सुन रहे हैं और हमें बिल्कुल, उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।